एक फैमिली जो कि एमिटिविल विलेज के एक घर में रहने आती है जो कि पिछले 1 साल से बंद पड़ा था। बट उस फैमिली के साथ कुछ ऐसे एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे वो 28 डेज़ में ही उस घर को छोड़कर चली जाती है। तो उस घर में ऐसा क्या मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल था जिसने उस फैमिली को उस घर में रहने ही नहीं दिया। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी को। दिसंबर 1975, एक लट्स फैमिली जिसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। जॉर्ज एंड कैथी जो कि हस्बैंड वाइफ थे और उनकी रिसेंटली मैरिज हुई थी। और कैथी के 3 चिल्ड्रंस थे जो कि उसकी प्रीवियस मैरिज से थे, डैनियल, क्रिस्टोफर एंड मेलिसा। और साथ में उनका एक डॉग था जिसका नाम था हैरी। जॉर्ज और कैथी अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, इसलिए वो एक नए घर की तलाश में थे। और तभी उनको न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक घर के बारे में पता चलता है जो कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर एमिटिविल विलेज में लोकेटेड था, जिसका एड्रेस था 112 ओशियन एवेन्यू। और उसकी जो प्राइस थी वो थी $80,000, जिसमें $400 के फर्नीचर भी इंक्लूडेड थे। तो इस आर्टिकल को देखकर जॉर्ज और कैथी उस घर को देखने के लिए जाते हैं। जो उनका ब्रोकर था वो उनको पूरा घर दिखाता है। वो घर एरिया वाइज काफ़ी बड़ा था और अंदर से और भी सुंदर। जॉर्ज को ये घर देखकर थोड़ा सा शक होता है क्योंकि $80,000 के हिसाब से ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी। तो वो इस बारे में ब्रोकर से पूछता है और थोड़ा फोर्स करने के बाद उसका ब्रोकर उसे बताता है कि 1 साल पहले इस घर में एक टेफियो फैमिली रहा करती थी और उनके 6 फैमिली मेम्बर्स की इस घर में हत्या कर दी गई थी। There was a tragedy, a crime, a murder. I'm sorry, what? ये सुनकर जॉर्ज और कैथी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। तो क्योंकि वो घर बाकी घरों के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता मिल रहा था और देखने में भी काफ़ी सुंदर था, इसलिए जॉर्ज और कैथी इस घर को खरीदने के लिए राज़ी हो जाते हैं। 18 दिसंबर 1975, लेट्स फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन में तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती, बट धीरे धीरे करके वो नोटिस करना स्टार्ट करती है कि उनके घर का टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाता है। और उस घर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी, जैसे कोई डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही हो। उनके उस घर की पूरी सफाई के बाद भी उस घर से वो बदबू नहीं जाती। और कुछ दिनों बाद जॉर्ज को उस घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसकी एक दीवार का कलर पूरा रेड था। और हैरानी की बात यह थी कि जब उन्होंने उस घर को परचेज़ किया था उन्हें इस रूम के बारे में नहीं बताया गया था। और उस बेसमेंट के कमरे में उनका डॉग हैरी भी जाने से डरता था। बट बढ़ते दिन के साथ चीज़ें और भी वियर्ड होने लगीं। अब जॉर्ज को रात के समय अजीब अजीब से सपने आते थे और कैथी को भी अकेले में किसी की प्रेजेंस फील हुआ करती थी। और कैथी की बेटी मेलिसा कहा करती थी कि इस घर में उसकी एक दोस्त है जिसका नाम जोडी है। Hey, Mommy. Hi, hon. Who are you talking to? The girl who lives in my closet, Huh? And what's her name? Jody. और उस घर में हुए और भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो लट्स फैमिली ने क्लेम किए थे, जैसे फर्नीचर्स का अपने आप हिलना और उस घर के डोर्स एंड विंडोज़ का अपने आप खुलना और बंद होना। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जॉर्ज का पूरा दिल दहल गया। एक रात जब जॉर्ज और कैथी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी बीच रात में जॉर्ज की आंख खुलती है और वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ कैथी हवा में लेविटेट कर रही थी। इस इंसिडेंट ने जॉर्ज को सर से पांव तक डरा कर रख दिया था, जिसके बाद वो उस घर की ब्लेसिंग्स कराने का डिसाइड करता है। जॉर्ज एक फादर को बुलाता है जिनका नाम था राल्फ पेकोरेरो। फादर उस घर में जाते हैं और प्रेयर करते हैं और जैसे ही वो उस घर की दीवारों पर होली वाटर छिड़कते हैं, उन्हें गुस्से से भरी एक मैस्कुलिन वॉइस सुनाई देती है जो कहती है, गेट आउट। और फादर के हाथों में गहरे घाव और छाले पड़ जाते हैं। ये सब होने के बाद फादर लट्स फैमिली को इस घर से दूर रहने के लिए वॉर्न करते हैं। और ठीक 14 जनवरी 1976 को
लट्स फैमिली उस घर को छोड़कर चली जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उस घर में जिसने लट्स फैमिली को उस घर में रहने नहीं दिया, और 1 साल पहले कैसे डेफियो फैमिली की इस घर में हत्या हुई थी। चलिए जानते हैं। डेफियो फैमिली, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। जो सबसे एल्डेस्ट थे वो थे रोनाल्ड डेफियो सीनियर, और उनका बड़ा बेटा जिसका नाम था रोनाल्ड डेफियो जूनियर, जिसको बुच भी कहते थे। साथ में थी बुच की मदर लाउसी और उसकी 2 सिस्टर्स डाउन एंड एलिसन, और साथ में उसके 2 छोटे भाई मार्क एंड जॉन। डेफियो फैमिली एमिटीविल के इस घर में 1965 से रह रही थी। उस घर का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड जूनियर, वो अपने डैड के साथ एक कार डीलरशिप की कंपनी में काम करता था। रोनाल्ड जो है वो अपनी कंपनी के लिए सुबह 6 बजे निकल जाया करता था, और उसके डैड 1 घंटे बाद जाया करते थे। तो दिन था 13 नवंबर 1974। जब रोनाल्ड के कंपनी पहुंचने के 2 से 3 घंटे बाद भी उसके डैड कंपनी नहीं आते, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो घर पर टेलीफोन से कॉल लगाता है, बट कॉल कोई भी पिक नहीं करता। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि घर पर टोटल 6 मेंबर्स थे और किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। बट अपने कंपनी के काम में बिज़ी होने की वजह से वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता। शाम को कंपनी से निकलने के बाद वो सीधा एक बार जाता है और वहाँ जाके ड्रिंक करता है। वो दोबारा से उस बार में अपने घर पर कॉल लगाता है, बट इस बार भी कोई भी कॉल पिक नहीं करता। इस बार वो थोड़ा पैनिक हो जाता है और दौड़ते हुए घर जाता है। वो देखता है कि उनकी फैमिली कार घर के बाहर पार्क्ड है और घर का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है, यानी कोई भी बाहर तो नहीं गया है, सब लोग घर के अंदर ही हैं। वो डोर नॉक करता है पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वो थोड़ा घबरा जाता है, तो रोनाल्ड एक विंडो से घर के अंदर एंटर करता है और वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। रोनाल्ड के 6 के 6 फैमिली मेम्बर्स अपने अपने कमरे में बेड के ऊपर खून से लथपथ पड़े थे, यानी कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो रोते हुए पुलिस को कॉल करता है, और जब पुलिस आती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो रोनाल्ड से पूछती है, जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ पर थे? उसने बताया कि मैं अपने कार डीलरशिप के लिए 6 बजे ही अपने घर से निकल जाता हूँ, जिसका मतलब था उनके फैमिली मेम्बर्स का मर्डर 6 बजे के बाद हुआ है। पुलिस रोनाल्ड से पूछती है, क्या कोई ऐसा है जिससे तुम्हारी परिवार की दुश्मनी हो? और रोनाल्ड अपने अंकल का नाम लेता है। वो कहता है कि अक्सर उनकी डैड से लड़ाई हुआ करती थी। उसके बाद पुलिस रोनाल्ड को अपनी कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है जिसने भी इन 6 फैमिली मेम्बर्स की हत्या की हो वो रोनाल्ड को भी चोट पहुंचा सकता है। बट पूरे घर की छानबीन के बाद पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिससे उनका पूरा शक रोनाल्ड पर जाने लगता है, क्योंकि पुलिस को रोनाल्ड के कमरे से एक 35 कैलिबर राइफ़ल मिलती है। और पुलिस का शक यकीन में तब बदलता है जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आती है। मेडिकल रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनकी हत्या गोली मारकर की गई है, और उसके परिवार को टोटल 8 गोलियां लगी हैं, जिसमें 2-2 गोली उसके मॉम और डैड को और 1-1 गोली दोनों भाई और बहनों को। और उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि उनकी हत्या का टाइम सुबह 2 से 4 बजे के बीच है। बट रोनाल्ड ने तो पुलिस से कहा था कि वो 6 बजे ऑफिस के लिए जाता है, यानी कि जब ये इंसिडेंट हुआ रोनाल्ड घर पर ही था। उसके बाद पुलिस रोनाल्ड से फोर्स इन्वेस्टिगेशन करती है, और रोनाल्ड का मानो पुलिस के सामने एक नया चेहरा सामने आता है। वो पुलिस के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी, मैं जब एक बार शुरू हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने सब कुछ बहुत जल्दी में कर दिया। उसके बाद मैंने सारे सबूत मिटाए और एक गर्म पानी में बाथ लिया, और उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। और पुलिस ने रोनाल्ड से जब इसका मोटिव जानना चाहा तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया कि मुझे ये सब इस घर की दीवारें करने को कहती थी, ये मुझे बार बार फोर्स किया करती थी और मैं इससे परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। और बाद में उसकी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होती रहीं और कोर्ट ने उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी।
पर अजीब बात यह थी कि जब रात को फायरिंग हुई तो टोटल 8 गोलियां चलाई गईं और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके नेबर से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस रात किसी भी गोली चलने की आवाज़ें नहीं सुनी। ये बहुत वियर्ड चीज़ थी क्योंकि उस गन से गोली चलने की आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी ने भी गोली चलने की आवाज़ें नहीं सुनी? इस बात का पता आज तक नहीं चला और आज तक ये एक मिस्ट्री ही है कि रोनाल्ड का ये सब करने के पीछे का मोटिव क्या था। और लट्स फैमिली के उस घर को छोड़कर जाने के बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन वेरेन इस घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं और पूरे घर में कैमरा इंस्टॉल करते हैं और उस कैमरे में कैप्चर होती है एक ऐसी फ़ोटो जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। ये है वो फ़ोटो। इस फ़ोटो में एक डेमोनिक बॉय दिखाई दे रहा है जिसकी आंखें ग्लो कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में उस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी थी? और रोनाल्ड के इस कदम उठाने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।